So student, today we are going to start musculoskeletal system, one of the most important system into your first aid. आपके जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर हम जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होगा। सबसे पहले आप हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब आपकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स कैसे काम करती हैं, कौन से मसल्स होते हैं। उसके बाद जितने भी जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, वो सारे हमारे हम मस्कुलोस्केलेटल, देखो ना उसका नाम ही है मसल्स और स्केलेटन को डिस्कस करना। इसके अलावा फिर हम इसी सिस्टम के अंदर आपकी रिमाटोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, दैट्स ऑल रिलेटेड विद योर जॉइंट्स। फिर इसी के अंदर हम आपकी स्किन को भी डिस्कस करेंगे, मतलब कि डर्माटोलॉजी। तो शायद मैं आपको कल भी बता रहा था कि आपके ये 2025 वाले एडिशन के अंदर इन्होंने बहुत चीज़ें ऐड की हैं। अगर हम देखें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, ठीक है जी, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी करवाने का मकसद भी, अभी आपको स्टार्ट करवाने का मकसद भी यही था कि आपका अगर ये मस्कुलोस्केलेटल हो जाएगा तो आप देखो 3 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। एक आपकी एनाटॉमी कवर हो रही है, दूसरी तरफ आपकी रिमाटोलॉजी कवर हो रही है, तीसरे नंबर इंशाल्लाह आपकी डर्मेटोलॉजी कवर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ आपने एक काम जरूर करना है। वो काम क्या है? आपने इस सिस्टम को दूसरे सिस्टम की तरह नहीं लेना, क्योंकि देखो जो दूसरे सीवीएस है, रिस्पिरेटरी है, रीनल, हर सिस्टम का ना अपना एक टेस्ट होता है। हर सिस्टम को हम अपने हिसाब से करते हैं। तो उन सिस्टम के अंदर क्या था, हम वहां पर चीज को समझ लेते थे कि हाँ अगर हार्ट फेल हो जाए तो पेशेंट की बॉडी में क्या चेंजेस आ सकती हैं, रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाए तो पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, अगर किडनी फेल हो जाए या किडनी इंजरी हो जाए तो उस तरह पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ सकती है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता होता है। हम ना भी लिखा हो तो हमें पता चल जाता है कि भाई इधर क्रेटिनिन बढ़ रही है, इधर बीएनबी बढ़ रहा है, एएनपी और बीएनपी बढ़ रहे हैं। तो वो थे कॉन्सेप्ट बेस्ड। लेकिन ये जो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ना, ये आपका अच्छा भला टाइम लेगा। टाइम किस सेंस में? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ज्यादा आपकी है एनाटॉमी, और ज्यादातर चीजें हमने मेमोराइज करनी है। आपने नर्व्स के नाम याद रखने हैं, उनके आपने रूट्स वैल्यूज याद रखनी है, उनकी आपने इंजरीज याद रखनी है। तो ये सारा काम वही कहते हैं ना, ये क्रैमिंग वाला है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम बार बार आप लोगों के रिपीट करके आपको चीजें याद हो जाएं। बट फिर भी आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब आपने इसको उस सिस्टम की तरह नहीं लेना कि वहां पर एक दफा पढ़ा चले जी उस चीज समझ आ गई। ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको याद करना पड़ेगा। चलते फिरते उठते बैठते ब्रेकियल प्लेक्सिस को बार बार पढ़ना, इसकी नर्व्स को बार बार पढ़ना, उनकी रूट वैल्यूज को बार बार पढ़ना, फिर जाके ये सिस्टम कहीं आपको याद होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपका ये हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर आपका वो जो सर्जरी वाला मामला आता है ना, वो सर्जरी फिर आपको काफी हद तक ईजी लगेगी, क्योंकि ये हमारी बेसिक एनाटॉमी है इसके अंदर सारी। तो इसको आपने रोज का लेक्चर 7 रोज कवर कर लेना है। अबू बकर, मुबशरा, निमरा, आप लोगों का लेक्चर रोज का रोज 7 कवर होना चाहिए। क्योंकि इंशाल्लाह अगर हम 12-13 दिनों के अंदर इस सिस्टम को खत्म करते हैं ना, क्योंकि इस टाइम पे मैंने आपको एनाटॉमी से स्टार्ट करवाना है, इसकी शुरू से मस्कुलोस्केलेटल। रात टाइम में इंशाल्लाह आपको रिमाटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी दोनों में से एक स्टार्ट करूंगा आज के लेक्चर के अंदर आपके बाद, ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारा उधर से आगे से भी कवर होता रहेगा, ये पीछे से भी कवर होता रहेगा, तो ज्यादा टाइम हमें इसके ऊपर नहीं लगेगा। दिन के अंदर 2-2.5 घंटे की जाहिर बात है क्लास है, तो उसमें मैक्सिमम कवर होगा। लेकिन आप लोगों ने भी साथ कवर करना है, ये ना हो मैं तो जाहिर बात है अगर शुरू किया है तो मैंने इसको करवा ही देना है 10 दिन, 12 दिन या 14 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि इसको 30 सितंबर से हम आगे एक्सटेंड नहीं करें। मैंने शायद आपको रीजन भी कल बताया था। तो इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट यही है कि आपने इसको साथ साथ कर लीजिएगा, बाद में कहिएगा, क्योंकि ये देखो ये ऐसा सिस्टम है कि आप कभी नहीं कहोगे यार आज मैं बैठ के मैं मस्कुलोस्केलेटल को याद करूं। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ सीरियस बंदा कहता है, रिस्पिरेटरी का कहता है, रीनल का कहता है, हिमा का कहता है, एंडो का कहता है, क्योंकि बंदा वो पढ़ता है ना, काफी सारी चीजें उसको पहले होती हैं पता, तो वो जस्ट उनको ना मतलब रीड करता है। यहाँ पर इसको जब भी आप स्टार्ट करोगे ना, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। हमेशा आपको इसकी रूट वैल्यू बार बार तंग करेंगे। तो इसकी इस सिस्टम के ऊपर आपका जितना काम होता है ना, वो उतना काम कम है आपका। क्योंकि देखो मुझे पता है आप लोगों ने कितने के मतलब एनाटॉमी फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर पढ़ी होगी। अगर तो वहां पर आपने मतलब ये सारी चीजें ब्रेकियल प्लेक्सिस, लुम्बोसैक्रल प्लेक्सिस अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको किसी हद तक यहाँ पर हेल्प मतलब मिल सकती है। अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर आपको वही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और इन चीजों को बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले हम आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज को देखेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है ना और उनके जितने प्लेक्सिस हैं वो सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, दैट इज अ ब्रेकियल प्लेक्सिस। स्टूडेंट्स ब्रेकियल प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकियल का वर्ड हम यूज करते हैं अपर आर्म्स के लिए या अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए ना, आपकी आर्म्स के लिए हम ब्रेकियल का वर्ड यूज करते हैं।
तो उसके बाद जैसे हम कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी, वो भी हमारी आर्म के अंदर है। प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नर्व्स। प्लेक्सिस का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ नर्व्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि सर ब्रेकियल प्लेक्सिस का ये मतलब है कि हमारी आर्म के अंदर जितनी भी नर्व्स है उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ प्लेक्सिस। ठीक है। अब अगर ये प्लेक्सिस बन रहा है, जाहिर बात है ये पीछे से कहीं ना कहीं से इसकी डेरिवेशन या कहीं से इन नर्व्स का मतलब ओरिजिनेशन तो जरूर हुई होगी। और वो ओरिजिनेशन बच्चों कहाँ पर होती है? आपके सामने ये ड्रॉ करने का मकसद ये है कि आपके माइंड के अंदर एक पूरी पिक्चर क्रिएट हो कि ये नर्व्स कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पर इनकी ज्यादा कलेक्शन हो रही है, और किस जगह पर अगर इंजरी हो तो पेशेंट के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन आ सकती है। ठीक है। अब काइंडली यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास क्या है जी? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रही है? ये रूट वैल्यूज निकल रही है यहाँ पर। देख रहे हो आप? ये छोटी छोटी ब्रांचेज यहाँ से सारी निकल रही हैं, और यही ब्रांचेज क्या कर रही हैं? आगे कोर्स बना रही हैं, यही ट्रंक्स बना रही हैं, और यही आके एट द एंड जाके हमारे पास जो आपकी एक्वायर्ड नर्व्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो कलेक्शन ऑफ नर्व्स हैं एट दी, वो हमारे पास निकल कहाँ से रही है? वहाँ आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं ना, उसी वर्टिब्रा की बेस के ऊपर हम इन जो नर्व्स की रूट वैल्यूज है ना, रूट वैल्यू होती है जो बिल्कुल पहली नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है, फिर उन रूट वैल्यूज को हम उसी हिसाब से क्या कहते हैं? नाम देते हैं। सो काइंडली याद रखिएगा, जो मेरे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस, अब यहाँ पर देखो ये बच्चे है ना, तो इस बच्चे के अंदर भी ये सारा ब्रेकियल प्लेक्सिस है। अब यहाँ पर बच्चा ड्रा करने का मकसद पता है क्या है? अगर याद हो ना, जो ओप्स वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था फिटल मैक्रोसोमिया वाला। शायद ये कल या परसों वाले लेक्चर के अंदर ना हमने ये चीज पढ़ी थी, फिटल मैक्रोसोमिया। वो फिटल मैक्रोसोमिया क्या था डॉक्टर असलान? कि उसके अंदर हमने कहा था कि सर अगर मदर डायबिटिक है ना, तो डायबिटिक या हाइपरग्लाइसीमिक है। सो डायबिटिक या हाइपरग्लाइसीमिक वाली मदर जो होती है ना, उसके बच्चे के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज जा रही होती है। जब बच्चे के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज जाती है तो बच्चे की बॉडी का जो साइज होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। जो बॉडी का साइज इंक्रीज हो जाता है और उसका वेट हमने कहा था सर 4.5 kg से भी ज्यादा हो सकता है, इवन तो 5 kg से भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर 4.5 kg से ऊपर है और मदर डायबिटिक है, तो हमने कहा था कि सर इसकी वजाइनल डिलीवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे का साइज बहुत इंक्रीज है। तो वो जब आप उसको मतलब कि जबरदस्ती उसकी डिलीवरी कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे का साइज तो बड़ा है भाई, जब आप उसको मतलब कि पुश आउट कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान चूंकि उसकी एक्सट्रीमिटीज भी वीक होती हैं, तो उस बच्चे के अंदर हमने एक वर्ड यूज किया था शोल्डर डिस्टोशिया। मतलब कि उसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो सकता है। और वो डिसलोकेट होने की वजह से होता क्या है कि बच्चों ये जो हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस होती है ना, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर इंजरी होती है, और इसी वजह से बच्चे के अंदर कभी आपको कलम की पालसी, कभी एप्स पालसी, ये वाली मैनिफेस्टेशंस आपको नजर आती हैं। सो काइंडली याद रखिएगा इसको हमेशा ना, डायबिटिक मदर प्रेगनेंसी वाले केस के साथ रिलेट करके ना वो आपसे ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये इसलिए बच्चे को यहाँ पर हमने ड्रा किया। आगे आते हैं जी हम ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर, अगर अब हमारे पास क्या क्या इससे जो ब्रांचेज हैं या ट्रंक्स हैं या डिवीजन्स हैं या जो कोर्ड्स हैं वो निकलती, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर। वैसे तो जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जितना आपको चाहिए ना, आपको यूएसएमएल एग्जाम के लिए या एनआरए के लिए, आई थिंक ये मोर देन इनफ है। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें से और भी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है फिलहाल। यही आप याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। सबसे पहले बच्चों, आपने जब भी ब्रेकियल प्लेक्सिस है, लुम्बोसैक्रल प्लेक्सिस है, उसको डिस्कस करने से पहले आपने उनकी रूट वैल्यूज याद करनी है कि हाँ भाई ब्रेकियल प्लेक्सिस की क्या क्या रूट वैल्यूज हैं, कहाँ कहाँ से इससे जो हमारे पास नर्व्स है ना वो निकलती हैं, किन किन वर्टिब्रा से। ठीक है। सो काइंडली आपने यहाँ पर याद रखना है कि हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, ये C5 से लेकर T1 तक इसका क्या है? रूट वैल्यूज है। काइंडली यहाँ पर देखो, C5, C6, C7, C8 एंड द T1। अब जो वर्टिब्रा है ना, देखो वर्टिब्रा ये हमारे पास है C4, वर्टिब्रा के नीचे से ये देखो नर्व निकलती है इस तरह, तो इसको हम C5 कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर वर्टिब्रा आपका C4 है तो उसके नीचे से हमारे पास नर्व निकलती है C5। ठीक है। अगर यहाँ पर C5 वर्टिब्रा है तो नर्व कौन सी होगी? C6 है। C6 है तो कौन सी होगी? C7। अब जो C7 है इसके नीचे क्या होती है? C8 होती है। इसके नीचे क्या होती है? C8 होती है। इसलिए हमारे पास वर्टिब्रा 7 होते हैं, लेकिन जो हमारे पास नर्व्स होती हैं वो C8 तक होती हैं। और लास्ट पे हमारे पास कौन सा जी? T1। ठीक है जी।
अब ये T1 हो गया। C5 से लेकर मैं ऊपर आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ ही लिख देता हूँ कि हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इट स्टार्टेड फ्रॉम C5 टू T1। C5, C6, C7, C8 और उसके बाद है T1 और ये 5 है। आपने ना कलेक्टिवली इनको याद रखना है। ये कितनी है? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 5 इनकी रूट वैल्यूज हैं और इनको याद रखना है। काइंडली इनको याद रखिएगा। इन्हीं से हमारे पास क्वेश्चन आगे सारे बनने हैं कि कौन सी जो नर्व है, जैसे आपने सुना होगा रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है, अल्ना नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, एक्सिलरी नर्व है। और उन सारी नर्व्स की जो रूट वैल्यूज है ना, हमें वो रूट वैल्यूज ही एक्चुअली में याद करनी होती है। कि लेट्स सपोज ना आपके वर्टिब्रा के अंदर आपको आपका वर्टिब्रा डिसलोकेट कर गया है या आपको सर्विकल इंजरी हो गई है, तो कहाँ पर इंजरी हुई है, क्या पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ रही हैं, फिर उस हिसाब से फिर हमें ये रूट वैल्यूज पता होगा। अगर आपको पता है ना, हाँ भाई C4 डिसलोकेट हुआ है, इसका मतलब आपकी C5 जो नर्व है वो कंप्रेस हुई है। और C5 आगे क्या क्या रूट वैल्यूज दे रही हैं, उसके अंदर फिर लेट्स सपोज हमारी एक्सडी नर्व भी आएगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी आएगी, रेडियल नर्व भी आएगी, मीडियन नर्व भी आएगी। तो उनसे रिलेटेड क्या आती हैं, फिर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, C5 से लेके D1 तक आपने यहाँ पर याद रखना है। अब आपका जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, इस ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, इसकी डिफरेंट डिवीजन्स हैं। क्या है इसकी? डिफरेंट डिवीजन्स है। वो डिफरेंट डिवीजन्स मिलके क्या बनाती है, हमारे पास जो एक एक्वायर्ड नर्व होती है उसकी सिंथेसिस करवाती है। वो डिवीजन्स बच्चों आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास रूट्स होती हैं, उसके बाद हमारे पास ट्रंक्स बनती हैं, ट्रंक से बाद डिवीजन्स होती हैं, डिवीजन के बाद आपकी कोर्स बनती है और कोर्स के बाद लास्ट पे जाके हमारे पास क्या बनती है, टर्मिनल नर्व्स बनती होती हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे निमोनिक वो आपके लिखते होते हैं कि अगर आपने याद करना हो ना, कि पहले सबसे पहले रूट बनती है, फिर आपके पास ट्रंक बनती है, फिर डिवीजन्स बनती हैं, फिर कोर्स बनती हैं, फिर मेरे पास लास्ट पे जाके क्या बनती हैं, टर्मिनल नर्व्स बनती हैं। तो आपने इसी सीक्वेंस से अगर इसको याद रखना है तो इसका निमोनिक होता है लेट्स सपोज रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। ठीक है, ये बड़ा अच्छा निमोनिक है। वैसे और भी हैं, ट्राई टू कैच हर, ये भी एक निमोनिक लिखवाया जाता है, लेकिन आप ये वाला लिख लें। ठीक है, रिमेंबर रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। ठीक है, अब इनके आपने पहले पहले वर्ड लिख लेने। आर है, यहाँ से टी है, यहाँ से डी है, यहाँ से सी है, यहाँ से बी है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास आर है, तो आर से क्या बनती है, आपकी रूट्स। तो मतलब सबसे पहले रूट्स वैल्यूज बनती होती हैं। ठीक है, फिर रूट्स मिलके क्या बनाती हैं, आपकी ट्रंक्स बनाती हैं, फिर ट्रंक्स मिलके क्या बनाती हैं, आपकी डिवीजन्स, फिर डिवीजन्स मिलके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है जो हमारे पास क्या होती है, कोर्स। फिर कोर्स के बाद क्या बनती है, हमारे पास एक्वायर्ड नर्व्स बनती है, जो मैंने आपको बताया ना, रेडियल नर्व होगी, एक्सिलरी नर्व होगी, मीडियन नर्व होगी। तो ये आपने इसको इस निमोनिक के जरिए आपने इसको याद कर लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बनती है, हमारे पास रूट्स। रूट्स के अंदर क्या क्या भाई, वही मैंने आपको लिखवा दिया कि इसमें C5, C6, C7, C8, T1 ये आपकी रूट्स हैं। मतलब इन्हीं जड़ों से आगे क्या निकलनी, आगे जाके जो हमारे पास नर्व्स है ना उनकी सिंथेसिस होनी है। ठीक है जी। अब जहां पर रूट्स लिखा हुआ है ना, इधर आपने जरा एक दो नर्व्स की ना डेरिवेशन लिखी है, इसको आपने जरूर देखना है। वो कौन सी है? एक तो यहाँ पर लिखा होगा डोर्सल स्कैपुलर नर्व, नजर आ रही है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये डोर्सल स्कैपुलर नर्व को आपने याद रखना है कि ये C5 से डायरेक्टली निकल रही है। इसके बाद फिर आपने निकलना है, देखना है कि भाई छोटी सी ब्रांच यहाँ से एक और निकल रही है। वो ब्रांच कौन सी है? दैट इज द हेल्प्स इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फ्रेनिक नर्व। कि यहाँ से जो रूट निकल रही है ना, ये आपकी फ्रेनिक नर्व की फॉर्मेशन को बनाने में आपको हेल्प आउट करती है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ द फ्रेनिक नर्व? जो कि हमने बहुत दफा डिस्कस किया होगा कि व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ द फ्रेनिक नर्व। 0, 345। हाँ जी बिल्कुल, यही हमने नंबर के साथ याद किया हुआ है कि जो फ्रेनिक नर्व है जो आपके डायफ्राम को कंट्रोल करती है, इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C3, C4, C5। ठीक है, 0, 345 के नाम से हमने याद किया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो C5 है वो हमारे पास इधर से निकल रही है। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा आपने और ज्यादा यहाँ पर फोकस करना है। फोकस करके आप देखो कि रूट वैल्यू से ना, ये जो रूट वैल्यूज हैं ये मिलके मेरे पास एक और नर्व बना रही है। ये जो मैं अभी आपको ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखो,
ये अब मेरे पास रूट वैल्यू कहाँ कहाँ से निकली है, C5 से, C6 से, C7 से। सो C5, C6 और जो C7 है, ये मिलके कौन सी हमारे पास नर्व बना रही है, दैट इज अ लॉन्ग थोरैसिस नर्व। क्या बनाती है मेरे पास, लॉन्ग, मतलब ये वाली जो लॉन्ग थोरैसिस नर्व है ना, ये इधर से निकल आती है, यहाँ से, इधर से ये नीचे आ जाती है, समझ रहे हैं? जो फ्रेनिक नर्व है वो भी मेरे पास इधर से नीचे आ रही होती है, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं ना कि जब आपके पास वो डायफ्रागमेटिक आपको इंजरी होती है, या लेट्स सपोज आपकी फ्रेनिक नर्व कंप्रेस होती है, तो पेशेंट को साथ शोल्डर पेन भी होती है। क्यों शोल्डर पेन होती है, कि भाई शोल्डर वाले एरिया के भी जो नर्व सप्लाई करती है ना, उनकी भी रूट वैल्यू C4 C5 होती है, ठीक है। सो काइंडली जो लॉन्ग थोरैसिस नर्व है ना, इसको याद रखिएगा, ये बड़ी ट्रिकी नर्व है। इससे रिलेटेड आगे जाके हमने अभी डिजीज को भी डिस्कस करना है। ये हमारे पास जो लॉन्ग थोरैसिस नर्व है ना, लेट्स सपोज इसके आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो स्कैपुला विंग हो जाता है ना, मतलब स्कैपुला अपनी जगह से ना डिसलोकेट हो जाता है, तो उसके पीछे इसकी इंजरी बहुत कॉमन होती है। सो सबसे पहले इसकी आपने रूट वैल्यू याद रखनी है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व की रूट वैल्यू क्या है डॉक्टर मुबशर, C3, C4 एंड द C5, ठीक है। सो दो नर्व्स हमारे पास यहाँ पर निकल गए। अब रूट से हम जाते हैं जी आगे। अब डिफरेंट टाइप्स की रूट्स मिलके मेरे पास क्या बनाती हैं, ट्रंक्स बनाती हैं। रूट्स मिलके नेक्स्ट क्या बनाएगी, हमारे पास ट्रंक बनाएगी। और ट्रंक बच्चों होती हैं आपकी तीन टाइप्स की। सबसे पहली ट्रंक कौन सी है, दैट इज अ सुपीरियर ट्रंक। फिर कौन सी है, दैट इज अ मिडल ट्रंक। फिर मेरे पास क्या होती है, इंफीरियर ट्रंक। तीन टाइप की आपके पास होती हैं ट्रंक्स। और ये ट्रंक्स कैसे बनती हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास रूट्स होती हैं, वो रूट्स आपस में क्या करती हैं, कोलैबोरेट करके हमारी ट्रंक्स की सिंथेसिस को करवाती हैं, ठीक है। सो अगर सबसे पहले मैं देखूं ना सुपीरियर ट्रंक को, सो सुपीरियर ट्रंक को कौन कौन बना रहा है, एक तो मेरे पास C5 बना रही है और एक मेरे पास C6 बना रही है। C5 और जो C6 है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, आपके सुपीरियर ट्रंक को बना रही है। फिर हमारे पास बचती है C7। ये C7 अकेली शेर है, ये क्या करती है, C7 हमारे पास मिडल ट्रंक को बनाती है। फिर हमारे पास आती है C8 और T1। ये C8 और जो हमारे पास T1 है ना, ये मिलके कौन सी ट्रंक बना रही है, दैट इज अ इंफीरियर ट्रंक। क्या बनाएंगी, इंफीरियर। बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो तीन टाइप की ट्रंक्स होती हैं, एक सुपीरियर होती है, एक मिडल होती है, एक इंफीरियर होती है। आप सिर्फ ये याद रखो कि जो मिडल वाली ना, उसकी रूट वैल्यू है C7। सो उससे ऊपर क्या है, C5 और C6 है, वो मेरे पास सुपीरियर ट्रंक बना रही है। उससे नीचे क्या है, C8 और T1, वो क्या बना रही है, मेरे पास इंफीरियर ट्रंक को बना रही है। समझ लें। तो यहाँ पर आगे आपके पास जो सुपीरियर ट्रंक है, ये सुपीरियर ट्रंक की ना फिर दो डिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। कि कुछ जो नर्व्स होती है ना, जो कुछ इसके मतलब के पार्ट्स हैं, वो हमारे पास एंटीरियर साइड में आ रहे होते हैं। कुछ जो इसकी ब्रांचेस है वो पोस्टीरियर साइड से आ रही होती हैं। इसलिए फिर हमारी जो ट्रंक्स है ना, इनको हम डिवाइड करते हैं डिवीजन्स के अंदर। ट्रंक्स आर डिवाइडेड इनटू द डिवीजन्स। अब डिवीजन्स कितनी टाइप्स की मैंने आपको बताया, यहाँ तो एंटीरियर हो सकती है, या हमारे पास पोस्टीरियर हो सकती है। आप सबके अंदर देखो, सुपीरियर क्या बना रही है, एंटीरियर, पोस्टीरियर। मिडल क्या बना रही है, एंटीरियर, पोस्टीरियर। इंफीरियर क्या बना रही है, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी डिवीजन्स भी होगी, ये सिंपल सी बात है। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये हमारे पास डिवीजन्स होती हैं। लेकिन अब बच्चों जो आगे वाली कहानी स्टार्ट होनी है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। डिवीजन्स मिलके क्या बनाती हैं, कोर्स। कौन सी डिवीजन्स मिलके कोर्स बनाती हैं, दैट इज वेरी ट्रिकी, दैट इज वेरी ट्रिकी। सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास कोर्स होती कौन कौन सी है। तो जो कोर्स में आती है मेरे पास लेटरल कोड, फिर आपके पास आती है पोस्टीरियर कोड, एंड देन वी हैव अ मीडियल कोड। अब ये ना दोनों जो ट्रंक्स है वो स्पीडियर, मिडल और इंफीरियर होती है। लेकिन जो कोर्स होती है ना, ये हमारे पास लेटरल और मीडियल कवर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। लैटरल और मीडियल कवर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो सबसे ऊपर वाली कौन सी है जी, लैटरल कोड है। फिर मेरे पास पोस्टीरियर कोड है। फिर आपके पास आती है मीडियल कोड। लैटरल और मीडियल, जैसे पीछे था ना सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर को आगे 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 आपने सोचना है भाई, लैटरल और मीडियल। और दरमियान में कौन सी कोड है जी, पोस्टीरियर कोड है। याद रखना, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो कोड्स है ये कंफ्यूज करती हैं। लैटरल कोड है, पोस्टीरियर कोड है, मीडियल कोड है। अब जो लैटरल कोड है ना, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, सो काइंडली देखिएगा। लैटरल कोड को मिलके बनाती हैं आपकी एंटीरियर कोड्स। अब देखो, ये भी एंटीरियर कोड आ रही है आपकी मिडल मिडल ट्रंक से, और ये भी कौन आ रही है आपकी एंटीरियर कोड, एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन मिलके क्या बनाती हैं, लैटरल कोड्स। एंटीरियर, जस्ट एंटीरियर, कौन कौन सी ट्रंक की, सुपीरियर और मिडल की।
ठीक होगा। फिर मेरे पास आती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से आपने सिंपली याद रखना है कि जो पोस्टीरियर कोड है, जितनी भी पोस्टीरियर डिवीजन्स होती हैं वो सारी मिलके, जो पीछे वाली साइड से होती है ना, वो सारी मिलके मेरे पास पोस्टीरियर कोड को बना रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो खुद ही, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है जी। सो तमाम पोस्टीरियर डिवीजन्स ने मिलके क्या बना दी हमारे पास, पोस्टीरियर कोड बना दी है। देखो बड़ा आसान है। हमारे पास ऊपर वाली जो सुपीरियर और जो मिडिल ट्रंक थी, उसका जो अंटीरियर पार्ट था, उन्होंने क्या मिलके बना दिया, लैटरल कोड। फिर हमारे पास क्या बनता है, पोस्टीरियर कोड। तीनों की, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, तीनों ट्रंक की जो डिवीजन थी ना पोस्टीरियर वाली, उन्होंने मिलके क्या बना दिया जी, पोस्टीरियर कोड। अब बच्चों बचती क्या है फिर आपके पास, सर हमारे पास जस्ट बचती है अंटीरियर कोड, अंटीरियर, अंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर ट्रंक। देखो ना, सिर्फ इसका ये अंटीरियर वाला पार्ट रहेगा। सो अंटीरियर ट्रंक, अंटीरियर डिवीजन मिलके क्या बनाती है आपकी मीडियल कोड को। मीडियल कोड में सिर्फ एक डिवीजन होती है, वो है अंटीरियर। किसकी, आपकी इंफीरियर ट्रंक की, सबसे नीचे होती है ना, तो इतना आप याद रख सकते हो। सो तीन कोड्स हैं, देख लो, लेटरल है, पोस्टीरियर है और मीडियल है। लेटरल किसने बनाई भाई, ऊपर वाली दोनों की अंटीरियर डिवीजन ने। पोस्टीरियर कितने बनाई, तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन ने। और जो मेरे पास मीडियल है, वो सबसे लास्ट वाली की जो अंटीरियर डिवीजन थी ना, उसने मिलकर हमारे पास मीडियल कोड बना दिए। अब बच्चों जब कोर्स बन जाती है ना आपके पास, यही कोर्स से हमारे पास मजीद क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं। एक्चुअली में यहाँ से अब हमारे पास जो एग्जैक्ट नर्व है ना, उनकी सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। किनसे, आपकी कोर्स से। इसलिए आपने कोर्स के नाम कभी नहीं भूलने, लैटरल, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, पोस्टीरियर, मीडियल। ठीक है। और कैसे कैसे बनती है, इनको भी आपने साथ यहाँ पर याद रखना है। अब इधर से आपने नर्व्स को निकालना शुरू कर देना है। सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारी जो लैटरल कोड है। अब वर्ड हम ना आगे जाके जितना भी इस्तेमाल करेंगे, वो हम कोड्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लैटरल कोड है, पोस्टीरियर कोड है, मीडियल कोड है, यही वाला हमने वर्ड याद रखना है। ठीक है। सो इसकी आपने पीछे से सिंथेसिस को जरूर याद रखना है। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लैटरल कोड, कि लैटरल कोड जो है वो हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस देती हैं। लैटरल कोड है, कौन कौन सी यहाँ पर आपको ब्रांचेस दे रही हैं। तो इसमें हमने मेनली देखना है कि सर सबसे पहले ये दे रही है लैटरल पिक्टोरल नर्व। ये नाम याद रखने हैं अपनी सारी नर्व्स की जो यहाँ से डेरिवेट हो रही। सबसे पहले क्या है, मैं नंबर भी साथ दे देता हूँ। लैटरल पिक्टोरल नर्व, क्या कि जो पिक्टोरस मसल होता है ना, उसको ये सप्लाई करती है। इसके बाद आती है जो सबसे मेन ब्रांच है ना आपकी लेटरल कोड की, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, वो होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सबसे मेन ब्रांच आपकी लेटरल कोड की यही है, मस्कुलोक्यूटेनियस। सो इसको हम लिखते हैं नंबर 2। परेशान नहीं होना, ये आपके 2 दिन यही नर्व्स ही चलनी, इंशाल्लाह ये आपको सारी याद हो जाएंगी। सो लेटरल कोड से बच्चों क्या निकला हमारे पास, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व्स एंड द लेटर पिक्टोरस नर्व। इसके बाद ना जो आपका ये मतलब जो लेटरल कोड होता है ना, ये एक और ब्रांच देता है, ये सब ब्रांच होती है। वो सब ब्रांच किसकी है जी, मीडियन नर्व की। मतलब ये मीडियन नर्व को देता है सुपीरियर, मेरे ख्याल में सुपीरियर मीडियन नर्व, जो इसकी सब ब्रांच होती है। क्योंकि जो मीडियन नर्व होती है ना, इसको दो ब्रांचेज आती हैं, एक इसको मीडियल कोड से आती है, एक इसको लैटरल कोड से आती है। कहाँ से आती है इसको, एक मीडियल कोड से आती है, एक इसको लैटरल कोड से आती है। याद रखिएगा, हमारी मीडियन नर्व को दो कोड्स बनाती है। जैसे ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ना, इसको सिर्फ आपकी जो लेटरल कोड है ना वही बना रही है। लेकिन मीडियन नर्व, एक उसका मीडियल पार्ट होता है, एक उसका लेटरल पार्ट होता है। वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये मीडियन नर्व। इसलिए आप देखो यहाँ पर ये चलेगी मस्कुलोक्यूटेनियस, और एक इसने ब्रांच दे दी आपकी ये मीडियन नर्व को। ठीक है। सो लेटरल कोड हो गया। तीन ब्रांचेस को आपने याद रखना है। कौन कौन सी तीन ब्रांचेस को, लेटरल पिक्टोरल नर्व, सबसे मेन ब्रांच इसकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, और ये एक सब ब्रांच देती है किसको, आपकी मीडियन नर्व को। ठीक है। आगे आते हैं जी पोस्टीरियर नर्व। ये पोस्टीरियर काफी सारी ब्रांचेस देती हैं, जिसमें आपने सबसे जो मेन याद रखनी है ना, सबसे मेन जो हमारी पोस्टीरियर कोड की ब्रांचेस है, एक तो एक्सिलरी नर्व है और दूसरे नंबर रेडियल नर्व है। एक्सिलरी और रेडियल, क्योंकि जो मेन है वो हमने 5 ब्रांचेस को याद रखना है, बाकी तो जो उसकी सब ब्रांचेस है ना छोटी छोटी। सो जो पोस्टीरियर कोड है, ये पोस्टीरियर कोड कौन कौन सी दे रहा है, एक तो मेरे पास एक्सिलरी नर्व है और दूसरी मेरे पास क्या है, रेडियल नर्व है। एक्सिलरी एंड रेडियल। और आपको पता था ना पोस्टीरियर कोड कैसे बना है, ये तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन से बना है। तो अगर ये तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बना है, तो हमारी ट्रंक्स कहाँ से बनती थी, सर जो ट्रंक्स हैं वो हमारे पास C5, C6, C7, C8, T1 इन रूट वैल्यू से मिलकर बनती है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो मेरे पास रेडियल नर्व इसके अंदर आ रही है ना, उसके अंदर भी जो सारी ब्रांचेस होती है ना, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है।
वो सारी ब्रांचेस मिलके मेरे पास रेडियल नर्व को भी बना रही होती हैं, ठीक है। सो पोस्टीरियर कोर्ड से बच्चों कौन कौन सी मेनली आपने कौन सी याद रखनी है? एक तो मेरे पास एक्सिलरी नर्व होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता है आपके ना, इस एक्सिलरी नर्व से, रेडियल नर्व से, शोल्डर ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, उसके बाद है जी सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, तो वो इन्हीं नर्व्स की इंजरी की वजह से होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो इसके साथ और छोटी छोटी पोस्टीरियर कोर्ड के साथ ना ब्रांचेस लिखी हुई हैं। एक सुपीरियर सबस्कैपुलर है, एक मेरे पास थ्रैकोडोर्सल है, और एक मेरे पास इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व है। इसमें ना आप ये इंफीरियर को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे जाके हम जब रोटेटर कफ मसल्स पढ़ेंगे ना, तो इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व ना आपके रोटेटर कफ मसल्स को इनर्वेशन देती है। सो ये किससे ड्राइव हो रही है? आपकी पोस्टीरियर कोर्ड से, ठीक है। रेडियल एक्सिलरी आपकी पोस्टीरियर से स्टार्ट हुई है। आगे आते हैं जी सबसे लास्ट वाली, डेट इज जो होता है मीडियल, मीडियल कोड, ठीक है जी। अब मीडियल कोड देखो बच्चों, एक तो जो मीडियल कोड है ये आपके पास बनाती है डायरेक्टली जो मेन ब्रांच है इसकी, दैट इज द अल्नर नर्व। मीडियल कोड की सबसे जो मेन ब्रांच है वो कौन सी है? दैट इज द अल्नर नर्व, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि सर मीडियन जो नर्व है ना, मीडियन मीडियन नर्व को बनाती है दो ब्रांचेस। तो एक ब्रांच जो इसकी लेटरल वाली है वो आपकी ऊपर वाली ट्रंक से आ गई है, लेटरल ट्रंक से, और सॉरी लेटरल कोड से, और जो एक उसकी मीडियल वाली ब्रांच है वो हमारी मीडियल नर्व से आ गई है, मीडियल कोर्ड से आ गई, ठीक है जी। तो इस तरह जो मीडियन नर्व की सिंथेसिस थी उसके अंदर हमारे पास दो कोर्ड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो लैटरल कोर्ड और दूसरी हमारे पास क्या है? मीडियल कोर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मीडियल कोर्ड और भी काफी सारी ब्रांचेस दे रही है। ये देखो, मीडियल पिक्टोरल नर्व है, उसके बाद है जी मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व है, इसके बाद है जी मीडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, मतलब ये छोटी छोटी ब्रांचेस दे रही हैं। लेकिन जो मेन पांच आपने नर्व्स के नाम याद रखने हैं, इसमें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आती है, इसमें मेरे पास मीडियन नर्व आती है, इसमें मेरे पास एक्सिलरी नर्व आती है, इसमें आपकी रेडियल नर्व आती है, और इसमें आपकी अल्नर नर्व आ रही है। मेन ब्रेकियल प्लेक्सिस की ये जो पांच नर्व्स हैं, इनके आपने नाम याद रखने, इनकी आपने कोर्स याद रखनी है, इनकी आपने रूट वैल्यूज याद रखनी है। ठीक हो गया। मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, देखो सबसे ऊपर वाला लेटरल कोर्स से क्या निकला मेरे पास? मस्कुलोक्यूटेनियस। उसके बाद जो मेरे पास पोस्टीरियर है वहां से क्या निकल रही है? एक्सिलरी रेडियल। और सबसे नीचे वाली से क्या निकल रही है? आपकी अल्नर, और एक ये ब्रांच दे दिया मीडियन को। तो इस तरह आपकी जो पांच नर्व्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर कोर्स के जरिए क्या करिए? कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इन नर्व्स को बच्चे हम एक एक करके क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आपकी जो तमाम नर्व्स है ना, इन तमाम नर्व्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया है कि जो इनकी सिंथेसिस है वो सिंथेसिस कैसे होती है। सो अपर एक्सट्रीमिटी सारी नर्व्स यहाँ पर आ गई। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास आती है दैट इज एक्सिलरी नर्व। सबसे पहले क्या आती है? एक्सिलरी नर्व। अब देखो कितना आसान हो गया, मैं इसलिए कह रहा था, बड़ी अच्छी इन्होंने लिखी है कि एक्सिलरी नर्व के आगे इन्होंने ना रूट वैल्यू भी लिख दी है। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सिलरी नर्व थी वो कौन सी कोड का पार्ट थी? पोस्टीरियर कोड का। किसका पार्ट है ये हमारे पास? ये पोस्टीरियर कोड का पार्ट है, ठीक है जी। एक्सिलरी नर्व हमारे पास इसकी रूट वैल्यू क्या? C5C6, याद रखिएगा, एक्सिलरी C5C6 है। सिंपल सी बात है। एक्सिलरी नर्व जो है ना, ये कौन से मसल को ब्लड सप्लाई कर, ओ ब्लड सप्लाई कह रहा हूँ, नर्व सप्लाई करती है। क्योंकि नर्व का काम क्या होता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना, मसल की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाना, हमारे पास सेंसरी इनर्वेशन को लेके जाना, यही आपके नर्व्स का काम होता है ना। तो जो एक्सिलरी नर्व है बच्चों, ये एक्सिलरी नर्व के ना आप काइंडली यहाँ पर मसल्स के नाम लिख लीजिए कि एक तो ये सप्लाई करती है डेल्टोइड मसल को, कंट्रोल करती है यहाँ पर डेल्टोइड मसल, और दूसरा ये टेरेस माइनर मसल को, डेल्टोइड एंड द टेरेस माइनर। आप अक्सर कहते हो ना सर पेशेंट का शोल्डर ड्रॉप है, तो उसके अंदर बच्चों ये एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें आपको लोकेशन दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, नजर आ रही डॉक्टर साहब? ये एक्सिलरी नर्व यहाँ से आई, C5C6, और ये क्या करी? ये इस एरिया को, ये शोल्डर का ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को ये मोटर इनर्वेशन और सेंसरी इनपुट यहाँ से ले लिया, ठीक है, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अब एक्सिलरी नर्व मसल के नाम भी आपको पता चल गया कि डेल्टोइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल है आपके शोल्डर का, और टेरेस माइनर मसल, ये दोनों ये आपके रोटेटर कफ मसल्स के अंदर भी आते हैं ना दोनों। अब देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जो एक्सिलरी नर्व है, ये एक्सिलरी नर्व की इंजरी की वजह से क्या हो सकता है, और पेशेंट किस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ आता है। मसल आपको पता चल गए। इसमें आप ना थोड़ा सा, अगर आपको बताऊं ना, वैसे हमने रोटेटर कफ मसल से अंदर आगे जाके पढ़ना है। जो डेल्टोइड मसल होता है ना,
डेल्टोइड मसल का काम क्या होता है? डेल्टोइड मसल का काम ये होता है कि ये हमारे पास आर्म की जो एबडक्शन होती है ना, ये 15% से लेकर ये 19 क्या उसको कहते हैं 90 एंगल तक लेके जाता है आपकी आर्म की एडप्शन को। देखो लेट्स सपोज ये अगर बंदा है ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब स्टार्ट के अंदर ना आपकी आर्म पड़ी होती है यहाँ पर बिल्कुल साथ, ठीक है, ये बिल्कुल एडक्शन में पड़ी है। सो इधर से जो 15% का एंगल जो होता है वो मेरे पास सब स्केपुलर नर्व उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। जहाँ आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल जो होता है ना, यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप उसकी इनर्वेशन कर लेते हो ना, मतलब 15 एंगल तक हम, मतलब एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब होता है अवे, एडक्शन का मतलब होता है पास, ऐड करना, याद रखिए ये दोनों टर्म्स आती हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंगल कम या ज्यादा होता है, ऐड का मतलब, एडक्शन का मतलब होता है जब हमारे पास कुछ चीज ऐड होती है, मतलब आर्म को जब हम ये अंदर की तरफ लेके आएंगे ना वो एडक्शन होती है। जब हम इसको अवे लेके जाएंगे ना, ऐप करेंगे अवे लेके जाएंगे, उसको हम एबडक्शन कहते हैं। सो 15 एंगल से, ये देखो ना 15% एंगल बन गया, 15% एंगल से लेके जो आप अपने आर्म को ये 90% एंगल तक लेके जाते हो ना, 90 के एंगल तक, तो ये हमारे पास जो रोल होता है ना, ये आपकी डेल्टोइड मसल का होता है। कुछ बुक्स वैसे इसको लिखती हैं कि ये 100 तक भी लेके जाता है, लेकिन ये 90 तक आप काइंडली आपने इसको याद रखना है। तो जो डेल्टोइड मसल है, ये आर्म की एबडक्शन करवा रहा है कहाँ पर, ऑलमोस्ट आपके 90% एंगल के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि जो 15% एंगल है उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट नर्व है ना वो इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है जी। उसमें मैंने आपको बताया सुप्रास्कैपुलर होती है और वो सुप्रास्पाइनेटस मसल को इनर्वेट करती है। तो जो एबडक्शन को इनिशिएट करता है ना वो सुप्रास्पाइनेटस होता है। तो ये आपने डेल्टोइड मसल का काम क्या रखना है यहाँ पर याद रखना है, आर्म की ये एबडक्शन करवाता है, ठीक हो गया। अगर ये सर आर्म के एबडक्शन करवाता है आपका डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल को कंट्रोल कौन करती है, आपकी एक्सिलरी नर्व। तो अगर एक्सिलरी नर्व की इंजरी होगी, इसका मतलब है कि डेल्टोइड मसल की भी इंजरी है। अगर डेल्टोइड आपका इंजर होगा, इसका मतलब है कि मैं 15% से ज्यादा अपने, मतलब 15 के एंगल से ज्यादा मैं एबडक्शन नहीं करवा सकता अपनी आर्म की। क्या है, 15% से ज्यादा अपनी आर्म की जो एबडक्शन है ना, मैं वो नहीं करवा सकता। अगर आपने देखना है तो यहाँ पर इन्होंने इंफ्रास्पाइनेटस भी है, टेरस भी है, सुप्रास्पाइनेटस है। इधर इन्होंने इस एंगल से ना ड्रॉ नहीं किया है, जो आपका डेल्टोइड मसल, यहाँ पर भी नहीं किया हुआ, मतलब इधर होता है ये आपका, ये सारा ये डेल्टोइड मसल होता है। इसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज और होती है, फ्रोजन शोल्डर जो होता है ना उसके अंदर भी ये मसल इन्वॉल्व होता है। तो अब देखो ये 15%, ये स्टार्ट वाला जो 15 है ना, ये हो गया सुप्रास्पाइनेटस। अब 15 से लेके जो 90 तक का होता है वो मेरे पास किसका काम हो गया, आपकी इसे डेल्टोइड मसल का, ठीक है। अब देखो अगर किसी पेशेंट के अंदर होती है ना इंजरी किसकी, एक्सिलरी नर्व की, और एक्सिलरी नर्व की इंजरी ज्यादातर कहाँ पर होती है, जब आपकी जो ह्यूमरस बोन है ना उसकी जो सर्जिकल नेक है। देखो दो नेक्स होती हैं, एक एनाटॉमिकल नेक होती है, एक सर्जिकल नेक होती है। सर्जिकल नेक होती है बिल्कुल पास वाली, मतलब ये होती है सर्जिकल नेक, इसके पास से ये निकल रही होती है आपकी एक्सिलरी नर्व। अगर किसी पेशेंट को ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के ऊपर क्या होती है, इंजरी होती है। सो सर्जिकल नेक के ऊपर इंजरी होने की वजह से क्या होगी, आपकी एक्सिलरी नर्व की इंजरी होगी। और अगर एक्सिलरी नर्व की इंजरी होगी तो आपकी डेल्टोइड मसल को इनर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर डेल्टोइड मसल को इनर्वेशन नहीं मिलेगी तो पेशेंट का डेल्टोइड मसल पालसी हो जाएगी। अगर डेल्टोइड मसल पालसी होगी तो पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, अपनी आर्म की एबडक्शन नहीं कर पाएगा। कितनी एबडक्शन नहीं करवाएगा, मोर देन 15 एंगल से लेकर 90 एंगल तक, इतनी वो एबडक्शन नहीं करवा सके, ठीक है जी। अब हम देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। वो आपने शायद अक्सर एमसीक्यूज भी देखे होंगे। अगर आपकी ह्यूमरस का मतलब कि शाफ्ट फ्रैक्चर हो गई है, कौन सी नर्व है, ये एमसीक्यूज आती हैं आपके एनआरई के अंदर, एमएलई के अंदर भी हैं ये। शाफ्ट के अंदर अगर फ्रैक्चर हो गया तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, सर्जिकल नेक के ऊपर हो गया तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, सुप्राकॉन्डाइलर के ऊपर हो गया कौन सी है, एल्बो के अंदर है कौन सी है, रिस्ट के ऊपर है कौन सी है, हमारे शोल्डर के ऊपर है कौन सी है, हमारे पास अगर सर्विकल, ये जो नेक के अंदर ये सर्विकल वर्टिब्रा है ना, अगर ये डिसलोकेट हो जाए, आपको पता है ना जब ये एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो पूरे वर्टिब्रा के अंदर सबसे डिसलोकेट होने का चांस होता है ना ड्यूरिंग, मैं वो वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। वेट लिफ्टिंग में आपका लुम्बर वर्टिब्रा ज्यादा डिसलोकेट होता है, इंजरी होगी ना, सबसे ज्यादा सर्विकल की चांसेस होते हैं कि इसकी इंजरी होगी। तो अगर आपके सर्विकल वर्टिब्रा की इंजरी होती है तो हमारे पास जो सर्विकल नर्व्स वहां से निकली है, C5 C1 C2 सारी, उनकी इंजरी होती है। फिर उसकी वजह से पेशेंट के अंदर ना बड़ी सीवियर सिम्टम्स आती हैं। ये इंशाल्लाह जिस सर्जरी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, एक्यूट सर्वाइकल इंजरी। सो ये तो बात होगी आपके पीछे सर्विक वर्टिब्रा की। लेकिन हम बात करें कि अगर सर ह्यूमरस बोन जो है,
अगर इसकी सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हो जाए ना तो एक्सियल नर्व हमारे पास इंजरी होगी, ठीक है। सो देखो, फ्रैक्चर सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है जी। तो सर्जिकल नेक के ऊपर अगर इंजरी होगी तो आपकी ये एक्सियल नर्व जाएगी। इसके अलावा जी एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरस, कि आपकी जो ह्यूमरस है ये एंटीरियर साइड की तरफ डिसलोकेट कर जाना। देखो डिसलोकेट का क्या मतलब है, एंटीरियर आगे की तरफ डिसलोकेट हो जाए, मतलब आपको कोई पीछे से किसी बंदे ने कोई चीज मारी है तो आपकी जो अल्लाह ना करे जो मतलब कि ह्यूमरस है वो डिसलोकेट होकर ना आगे की तरफ आ जाए। क्योंकि आगे ही आपकी ये एक्सियल नर्व पड़ी होती है ना, तो जब डिसलोकेट होकर आपकी ह्यूमरस आगे की तरफ आती है ना तो ये एक्सियल नर्व डैमेज हो जाती है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप 2 के एमसीक्यूज है, एंटीरियर डिसलोकेशन और पोस्टीरियर डिसलोकेशन। और जो हमारे पास ऊपर वाला एमसीक्यूज है ना सर्जिकल नेक, ये स्टेप 1 के। आगे आते हैं सर, अगर इंजरी हो जाएगी तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी, पेशेंट किस प्रेजेंटेशन के साथ आएगा। सबसे पहले बच्चे उसका जो जो डेल्टोइड मसल है ये क्या हो जाएगा, फ्लैटन। फ्लैट का क्या मतलब है भाई, फ्लैट का मतलब है शोल्डर ड्रॉप। मैं आपको पिक्चर भी सेंड करूंगा, शोल्डर ड्रॉप आपको कैसे नजर आता है। सो शोल्डर ड्रॉप आपको अपने ना 3-4 ड्रॉप्स याद रखने हैं, रिस्ट ड्रॉप, शोल्डर ड्रॉप, फुट ड्रॉप। शोल्डर ड्रॉप का आज हमें पता चल गया कि एक्सियल नर्व की इंजरी की वजह से होती है, जिसकी रूट वैल्यू C5 और C6 होती है, ठीक है। अगर मेरे पास भाई शोल्डर डिसलोकेट हो गया है और सॉरी, अगर मेरे पास डेल्टोइड मसल्स की इंजरी हो गई है तो डेल्टोइड अपना काम नहीं करेगा। क्या उसका काम था, लॉस ऑफ आर्म एबडक्शन एट द शोल्डर मोर देन 15% एंगल। तो 15% एंगल से जो ज्यादा इसमें आर्म की एबडक्शन करवानी थी बच्चों, अब वो नहीं होगी। और ये आपकी ना फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनआरई स्टेप 2 के अंदर। एनआरई का जब स्टेप 2 दोगे ना आप, तो वहां पर आपसे पूछेंगे वो आपकी जो नर्व्स की फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम बताएंगे कि भाई इस बंदे की ना एक्सियल नर्व की इंजरी हुई है। हाँ, अब आपने आपको कैसे पता चलेगा कि इसको एक्सियल नर्व की इंजरी हुई है, तो आप उसको कहोगे कि भाई 15 एंगल से ज्यादा आप क्या करो, अपनी आंख को अबडक्ट करो। अगर वो अबडक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक्सियल नर्व की इंजरी होगी, ठीक है। आगे देखो बच्चों, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द डेल्टोइड एंड द लेटर नर्व। तो मतलब जो इसकी टेरिटरी है ना नर्व की, ये उसी टेरिटरी के अंदर नर्व जो हमारे पास सेंसरी इनर्वेशन है ना ये भी देती है। मैंने इसलिए आपको यहाँ पर ड्रॉ किया है बच्चों। ये देखो आपकी एक्सियल नर्व का ये वाला मतलब इसकी टेरिटरी है ना, तो ये अपनी टेरिटरी के अंदर ये सेंसरी इनपुट भी देती है। मतलब यहाँ पर अगर आपको सेंसेशन होगी ना पेन की, तो ये सेंसेशन भी हमारे पास यही नर्व लेके जाती है। तो आपने ये मैंने आपको पूरी आर्म की सेंसेशन बतानी है कि यहाँ पर कौन सेंसेशन लेके जाएगा, कि यहाँ पर सेंसेशन कौन लेके जाता है। तो तीनों हमारे पास एक्सियल नर्व की इंजरी होगी। आई होप सो आपको ये कभी भूलेगा नहीं। रूट वैल्यू याद है, इंजरी याद है, साइट याद है, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है वो भी आपको याद है कि पेशेंट का शोल्डर ड्रॉप हो जाता है और उसी एरिया की जो इसकी टेरिटरी है वहां से सेंसेशन भी नहीं होगी। आगे आते हैं जी, एक और नर्व को पढ़ लेते हैं, दैट इज अ मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। सबसे पहले तो जो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है बच्चों, ये हमारे पास कौन सी कोड है इसकी, दैट इज द पोस्टीरियर कोड। दरमियान वाली आ रही थी ना इसकी हमारे पास पोस्टीरियर कोड। तो ये हमारे पास जो पोस्टीरियर कोड है ना ये, सॉरी पोस्टीरियर कह रहे हैं, ये लेटरल कोड का पार्ट है, सबसे ऊपर वाली थी, ठीक है। तो जो हमारे पास पोस्टीरियर कोड है उसने तो एक्सियल और रेडियल नर्व बनाई थी ना, तो मस्क्यूलोक्यूटेनियस ने हमारे पास ये कौन सी कोड है इसकी बच्चों, लेटर कोड आपने याद रखा, ठीक है। आगे आते हैं इसकी रूट वैल्यू क्या है, C5 C6 C7। C5 C6 ये देखो, ये मस्कुलोक्यूटेनियस है। मस्कुलोक्यूटेनियस क्या बना रही है, लेटरल कोड। लेटरल कोड कहाँ से बन रही है, अंटीरियर और अंटीरियर। कौन कौन सा, सुपीरियर और मीडियल ट्रंक्स के। और सुपीरियर ट्रंक को है C5, मीडियल ट्रंक क्या है C7। तो देखा C5 C6 C7 इन्होंने मिलकर आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को बनाया, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कौन से मसल को ये इनर्वेट करती है, आप जरा मसल्स के नाम लिख लीजिएगा काइंडली। ये हमारे पास सप्लाई करती है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, जो आपका ट्राइसेप मसल है ना, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। सो ट्राइसेप मसल को कौन इनर्वेशन प्रोवाइड करती है बच्चों, आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस, सॉरी मस्कुलोक्यूटेनियस, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आती है कौन, नेक्स्ट आते हैं जी जो हमारे पास बाइसेप्स है। ये मेनली ट्राइसेप मसल को नहीं छोटी सी ब्रांच देती है। ट्राइसेप मसल को आपकी जो रेडियल नर्व है ना ये भी इनर्वेशन करती है, ठीक है। तो हम इसकी मेन ब्रांच ही लिख लेते हैं। सबसे पहले आगे बाइसेप्स मसल को, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियाई। उसके बाद हमारे पास है कोरैको ब्रेकियलिस,
ये 4-5 मसल हैं के नाम सेम ही है। बाइसेप ब्रेक है, ये जो आप जिम के अंदर जाके वो फ्लेक्शन करते हो ना, कहते हैं मसल मारा फूल के, वो बाइसेप्स होता है और उसको इनर्वेशन कौन करती है? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व करती है। ठीक है, ये बड़ी इंजरी है, ये बहुत कॉमन इंजरी है। कोलाकोरेडियलिस हो गया, और एक हमारे पास आप लिखे कोलाको ब्रेकियालिस है, और एक सिंपल ब्रेकियालिस होता है। मैं आपको ये सारे मसल की ना एक पूरी तस्वीर और इसके उसके अंदर इंशाल्लाह ये सारे मसल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काइंडली ये वाले 3 मसल्स के नाम लिखिएगा, बाइसेप्स, उसके बाद कोलाकोब्रेकियालिस और सिंपल मेरे पास ब्रेकियालिस मसल है। इनको इनर्वेशन प्रोवाइड करती है आपकी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अगर ये बाइसेप को करिए, इसका मतलब ये है कि सर बाइसेप मसल का काम क्या होता है? बच्चों, बाइसेप मसल का काम होता है आपकी आर्म की फ्लेक्शन करवाना। लेट्स सपोज ये आपकी आर्म है ना, ठीक है। अब आर्म की हमने क्या करवानी है? फ्लेक्शन। अब यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल ब्रेकियाई मसल है जिसके 2 हेड होते हैं, और बाइसेप्स को इनर्वेशन कौन करिए पीछे से? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू क्या है? C5 C6 C7। अब बच्चों फ्लेक्शन कैसे होगी? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फ्लेक्शन ये होती है कि अब यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होके क्या करेगा? आपकी आर्म को ऊपर ले जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब ये होता है टू डिक्रीज द एंगल। क्या है कि हमारे पास जो एंगल होता है ना बच्चों, वो एंगल डिक्रीज होता है। देखो पहले ये कितना एंगल बन रहा था? ये तो पहले तो मेरे पास ये 100 एंगल बन रहा था, लेकिन अब ये ऊपर चली गई ना, अब इन दोनों के दरमियान में एंगल देखो कितना होगा, ऑलमोस्ट 30 भी नहीं होगा। सो फ्लेक्शन हम कहते हैं जब आपके पास जो एंगल होता है ना वो डिक्रीज होता है। एक्सटेंशन हम कैसे कहते हैं? एक्सटेंशन में आप क्या करते हैं बच्चों? आपकी आर्म पीछे आ जाती है ना यहाँ पर। सो एक्सटेंशन में अब आप देखो एंगल कितना बनेगा ये टोटली, इट्स अराउंड 180। सो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब बच्चों ये समझना है, फ्लेक्शन में आपका एंगल डिक्रीज होता है और एक्सटेंशन में आपका एंगल इंक्रीज होता है। सो यहाँ पर जो हमारे पास फ्लेक्शन करवाई है वो किसने करवाई है? वो आपके ब्रेकियालिस, ये बाइसेप ब्रेकियाई मसल ने करवाई है। ठीक है, उसको इनर्वेशन किसने दी है? आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ने। अब आपको मेन चीज तो पता चल गई कि भाई ये जो हमारे पास बाइसेप्स को इनर्वेट करती है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होगी। ठीक है, अपर ट्रंक कंप्रेशन, जैसे हमने कहा था कि हमारे पास जो एक्सिल नर्व की इंजरी होती है कहाँ पर? दैट इज अ सर्जिकल नेक। ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के ऊपर अगर इंजरी होगी तो आपकी एक्सिल नर्व की डैमेज होगा। अगर आपकी अपर कोर कंप्रेशन आती है, अपर कोर कंप्रेशन बच्चों ये देखो, अपर कोर कंप्रेशन देखो, अगर तो आपको नीचे से कंप्रेशन आएगी ना, इसको हम कहते हैं लोअर कोर कंप्रेशन। अगर आपको ऊपर से कंप्रेशन आती है ना, ये देखो ऊपर से कंप्रेशन आ रही है, वो किसी भी वजह से है। वो लेट्स सपोज आपका ये जो शोल्डर है इसके ऊपर कोई चीज ऊपर आके लग गई है, जहाँ जब मतलब कि बच्चे की डिलीवरी हो रही थी उस दौरान वजाइनल वॉल की यहाँ पर कंप्रेशन आ रही है, तो जो ऊपर से कंप्रेशन आती है ना उसको हम कहते हैं अपर कोर कंप्रेशन, और जो नीचे से आती है उसको हम कहते हैं लोअर कोर कंप्रेशन। लोअर कोर कंप्रेशन आपने देखा है जब आप चेयर के ऊपर हाथ रखते हो ना, अपना साइड देखो, हम बाजू पर बैठे होते हैं, हम साथ वाली चेयर के ऊपर हाथ रख लेते हैं, और जब आप हाथ रखते हैं तो आपका ये जो एक्सिला होता है ना, ये एक्सिला आपका कंप्रेस हो रहा होता है। अगर आपने एक चीज देखनी है, आपने एक्सपीरियंस करनी है ना, अगर आप एक चेयर पे बैठे हो, अपने साथ वाली चेयर के ऊपर हाथ रख लेना, वो आपने थोड़ी देर तक हाथ रखना है, आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको फील होगा कि आपके ये हाथ के अंदर ना टिंगलिंग हो रही है। ये आपको चीज फील होगी, क्यों? क्योंकि आपकी लोअर कोर की कंप्रेशन हो रही है, उसकी वजह से आपको वहां पर टिंगलिंग फील होना शुरू हो जाती है। तो वो लोअर कोर कंप्रेशन होती है, ये बच्चों अपर कोर कंप्रेशन होती है अपर वाली साइड से। ठीक है जी, आगे आते हैं जी, हमारे पास इनका काम क्या होता है? मैंने आपको मसल के नाम बता दिए थे ना, ये बाइसेप ब्रेकाई मसल को इनर्वेट करती हैं, और उसके लिए हमारे पास रूट वैल्यू क्या है? दैट इज C5 और C6। ठीक है, सो डिक्रीज द बाइसेप्स रिफ्लेक्स। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी होती है तो जो मेरे पास बाइसेप ब्रेकाई को इसने कॉन्ट्रैक्शन करनी, तो इन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो हमारे पास ये जो बाइसेप रिफ्लेक्स होता है ना, ये रिफ्लेक्स आपका लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तो भाई आप अपने आर्म को फ्लेक्स नहीं कर पाओगे, आपका जो बाइसेप रिफ्लेक्स है वो लॉस हो जाएगा। दूसरे नंबर भाई इनर्वेशन भी गई है, लॉस ऑफ द फोर आर्म फ्लेक्शन, एक तो फोर आर्म फ्लेक्शन नहीं होनी, और उसके बाद सुपिनेशन। जो हम अपनी आर्म की सुपिनेशन करते हैं ना, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। तो जो हम सुपिनेट करते हैं ना, ये देखो, ये जो है ना, ये इसने सुपिनेशन की हुई है। अगर आपकी ये जो पाम है ना, ये अबव साइड की तरफ है, स्काई की तरफ है, इसको हम सुपिनेशन कहते हैं। अगर ये डाउनवर्ड है तो उसको हम प्रोनेशन कहते हैं। सो
प्रोनेशन से जब आपने सुपिनेशन करनी होती है, मतलब आपने अपने हैंड की रोटेशन करनी होती है, उसके अंदर ये आपका ब्रेकियालिस मसल इन्वॉल्व होता है। और ब्रेकियालिस मसल का कौन इनरवेट, ये कोराको ब्रेकियालिस, और उसको इनरवेट कौन कर रहा है, मस्कुलोक्यूटेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये एक तो मैंने जो फ्लेक्शन करवानी है विद द हेल्प ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई, और उसके बाद जो हमने सुपिनेशन करवानी है उसके अंदर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपकी इन्वॉल्व होती है। कौन सी इन्वॉल्व होती है, मस्कुलोक्यूटेनियस। इसलिए अगर आप इसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है, सबसे पहले आपको उसको कहोगे हाँ भाई आप अपना मुझे अपनी आर्म की फ्लेक्शन करा के देखो, उससे फ्लेक्शन नहीं होगी। फिर आपने उसको कहना भाई मुझे सुपिनेट करके दिखाओ, सुपिनेशन नहीं होगी। तीसरे नंबर आपने क्या काम चेक करना है, आपने सेंसेशन चेक करना है, ठीक है। लॉस ऑफ द सेंसेशन ओवर द रेडियल एंड द डोर्सल फोरआर्म। तो क्या होगा भाई, आपकी जो डोर्सल फोरआर्म है ना, पीछे वाली साइड, ये देखो पूरी आर्म की हमने सेंसेशन देखनी है। तो ये जो आपकी ये डोर्सल साइड है ना, ये बैक साइड की बात हो रही है। आपकी फोर आर्म का जो बैक एरिया है ना, डोर्सम साइड ऑफ योर फोर आर्म, उसको इनर्वेशन कौन करती है, आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की बच्चों टेरिटरी है ना, वो हमारे पास ये वाली है, ठीक है जी। ये आपने इसकी टेरिटरी को याद रखना, क्योंकि आपसे पूछेंगे भाई यहाँ पर इंजरी होगी तो कौन सी नर्व सेंसेशन लेके जाती है। अब हमारे दो मसले हल हो गए, एक तो हमें इस टेरिटरी का पता चल गया एक्सी नर्व का, और दूसरा में ये फोर आर्म, डोर्सल फोर आर्म से जो इनर्वेशन जाती है वो भी हमें पता चल गया। दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है जी। सो दो नर्व है, शोल्डर ड्रॉप हमने पढ़ लिया है, हमने बाइसेप रिफ्लेक्स लॉस होता है वो हमने पढ़ लिया है, इसके अलावा जो हमारे पास ब्रेकियल फ्लेक्सिस था वो हमने पढ़ लिया है। बाकी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। लेट मी चेक